बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। सेकेंड यूनिट रनिंग में है अपनी, और सेकेंड यूनिट में जो हमारा चल रहा है वो है आज का टॉपिक कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तापीय साम्य की शर्त क्या है जब किसी भी तंत्र के प्रत्येक भाग का ताप एक समान होता है तो वह तंत्र तापीय साम्य में रहता है। ये एक कंडीशन है कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के प्रत्येक पार्ट का ताप एक समान होना चाहिए तो ही वो तंत्र साम्य अवस्था में या तापीय साम्य अवस्था में है। इस स्थिति में एक विलगित तंत्र के लिए हम देखें तो du जो ऊर्जा परिवर्तन है वो शून्य, किया गया कार्य भी शून्य और जो उत्पन्न ऊष्मा वो भी शून्य। तो ऐसी स्थिति में एंट्रोपी का मान ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता है, अर्थात विलगित तंत्र की एंट्रोपी का मान केवल बढ़ सकता है अर्थात ग्रेटर देन 0, तथा इसका उच्चतम मान शून्य होता है, बराबर भी शून्य, ग्रेटर देन शून्य और बराबर शून्य होना चाहिए, क्योंकि साम्य अवस्था में ds एंट्रोपी परिवर्तन का मान शून्य होता है। अर्थात साम्य अवस्था में तंत्र का ताप सभी और एक समान होता है, अर्थात विलगित तंत्र के यदि हम दो भाग माने, एक को अल्फा नाम दे और एक को बीटा, तो अल्फा भाग से ऊष्मा की कुछ मात्रा बीटा भाग में जा रही हो तो ऐसी स्थिति में अल्फा भाग से ऊष्मा जा रही है इसलिए माइनस, और इसके एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी परिवर्तन अल्फा भाग का माइनस डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी अल्फा। टी अल्फा क्या है, अल्फा पार्ट का टेम्परेचर। सेकेंड, बीटा क्षेत्र की ओर जा रही है ऊष्मा, तो ऐसे एंट्रोपी परिवर्तन उसकी एंट्रोपी क्या होगी, वृद्धि होगी, और एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा बीटा क्षेत्र के लिए प्लस डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी बीटा। तो टी बीटा क्या है, बीटा क्षेत्र का ताप। हम देखें कुल एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो जाएगा, डी अल्फा प्लस प्लस डी बीटा। इनकी वैल्यू रखी समीकरण 1 और 2 से तो हमें समीकरण 5 प्राप्त हो रहा है। और अगर स्वतः प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ds इज ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में समीकरण 5 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 होने पर और q रिवर्सिबल का मान सदैव धनात्मक होगा, अतः ऐसी स्थिति में ये मान इससे ज्यादा होगा तो ही 0 हो, अर्थात t अल्फा इज ग्रेटर देन t बीटा। लेकिन यदि साम्य अवस्था में होगा तो ds बराबर 0। ऐसी स्थिति में समीकरण 5 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी बीटा माइनस 1 अपॉन टी अल्फा इक्वल टू 0, अर्थात टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा। समीकरण 8 ये दर्शा रहा है तापीय साम्य की अवस्था, अर्थात तंत्र के अल्फा और बीटा दोनों भागों का टेम्परेचर क्या है, इक्वल है, ये तापीय साम्य है। समीकरण 8 के अनुसार किसी भी तंत्र के तापीय साम्य अवस्था की आवश्यक शर्त यह है कि उसके प्रत्येक भाग का ताप एक समान होना चाहिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन। आदर्श गैस के लिए हम देखें तो ऊर्जा व ताप एक तुल्य चर है, अर्थात du जो ऊर्जा परिवर्तन है वो cv dt। cv क्या है, ऊष्माधारिता किस पे, स्थिर आयतन पे, और ऊष्मागतिकी की मूलभूत समीकरण हमें मालूम है कि ds इक्वल टू 1 अपॉन p du प्लस p अपॉन p dv। इस du का मान समीकरण 1 से रखें समीकरण 2 में तो हमें समीकरण 3 प्राप्त होती है, ये समीकरण 3, अर्थात ds क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन, cv अपॉन t dt प्लस p अपॉन p dv। और आदर्श गैस समीकरण हमें मालूम है pv बराबर क्या होता है, nRT। इस समीकरण से हम p का मान देखें तो p का मान क्या हो जाएगा, nRT अपॉन v। इसका मान रखें तो t से t कैंसिल होगा और क्या हो जाएगा, nR अपॉन v, ये nR अपॉन v, और समीकरण 4 प्राप्त होता है। तंत्र के एंट्रोपी देखें तो एंट्रोपी तंत्र के ताप T व आयतन का फलन है, तो ऐसी स्थिति में हमें समीकरण 5 प्राप्त होता है, ये 5। और समीकरण 5 और 4 की तुलना करें, समीकरण 5 और 4 की तुलना करें तो ds बराबर ds, cv अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, डेल s अपॉन डेल टी v, ये dt बराबर dt है प्लस है, यहाँ nr अपॉन v बराबर क्या हो जाएगा, डेल s अपॉन डेल v t, और ये dv dv। तो समीकरण 4 और 5 की तुलना करें तो सबसे पहले हमें ये भाग सेकंड भाग प्राप्त होता है, क्या, डेल s
अपॉन डेल वी टी बराबर एन आर अपॉन वी, और एन आर अपॉन वी का मान सदैव ही धनात्मक होता है आदर्श गैसों के लिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू धनात्मक होगी। तो हम देखें कि स्थिर ताप पर आयतन का मान बढ़ाने के साथ एंट्रोपी के मान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ये मान पॉजिटिव आता है। फिर देख लो समीकरण 6 में देखें तो आदर्श गैस के लिए एन आर अपॉन वी का मान धनात्मक होता है, अर्थात स्थिर ताप पर आयतन बढ़ने के साथ गैस के एंट्रोपी के मान में भी वृद्धि होती है। ये समीकरण 6 से हमें ज्ञात हुआ है। अर्थात समतापी परिवर्तन में आयतन वृद्धि के साथ एंट्रोपी में वृद्धि होती है। मैं बता चुका आपको ये बात। अवस्था के एक निश्चित परिवर्तन का निर्धारण करने के लिए समीकरण 4 को हम समाकलित करते हैं तो समीकरण 7 प्राप्त होता है। और समाकलन, यहाँ टेम्परेचर में परिवर्तन है तो T1 से T2 के मध्य, यहाँ आयतन में परिवर्तन है तो V1 से V2 के मध्य, और CV एक स्थिरांक है इसलिए इसका तो समाकलन होगा नहीं। NR भी स्थिरांक है, ये बाहर आ गया, अर्थात CV इंटीग्रेशन T2 अपॉन T1 NR इंटीग्रेशन V2 अपॉन V1 समीकरण 7 प्राप्त होता है। अर्थात यदि ऊर्जा परिवर्तन du बराबर dH माइनस P dV माइनस V dP से du का मान समीकरण 2 में रखा, जो हमारा समीकरण 2 था उसमें, तो हमें समीकरण 8 प्राप्त होता है ये। और यहाँ जो dH है वो dH होगा क्या है, Cp dt, स्थिर दाब पर उष्माधारिता ताप के साथ परिवर्तन। ये समीकरण 9 से dH का मान समीकरण 8 में रखे ये वैल्यू, तो समीकरण 8 क्या हो जाएगा, ds बराबर Cp अपॉन T dt माइनस V अपॉन T dP। और यहाँ देखें एंट्रोपी किसका चर है, ताप और दाब का। तो हम देखें आदर्श गैस के लिए PV बराबर क्या होगा, nRT। तो V अपॉन T ये वैल्यू देखें, V अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा, nR अपॉन P, और ये वैल्यू इसमें रखें तो समीकरण 12 प्राप्त होता है। ये समीकरण 12। समीकरण 12 में देख लो एंट्रोपी किसका चर है, ताप और दाब का। तो इसकी समीकरण हमने बनाई, अर्थात ताप और दाब का फलन हो तो समीकरण 13 प्राप्त होती है। और समीकरण 12 और 13 की तुलना करें तो ये जो माइनस NR अपॉन P है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल S अपॉन डेल P T, ये प्राप्त हुई। ये यहाँ देखें इसकी वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त हो रही है, अर्थात स्थिर ताप पर दाब वृद्धि के साथ एंट्रोपी के मान में कमी होगी। ऋणात्मक है इसका मतलब क्या होगी, कमी होगी। स्थिर ताप पर दाब वृद्धि के साथ तंत्र के एंट्रोपी के मान में कमी होती है। यह है अवस्था के एक निश्चित परिवर्तन के लिए समीकरण 12 का समाकलन करें तो समीकरण 15 प्राप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रक्रमों में आदर्श गैस के एंट्रोपी परिवर्तन। जैसे समतापी परिवर्तन देखें तो समतापी परिवर्तन में समीकरण 15 से देखें तो समीकरण 15 से देखें तो ताप स्थिर है, ये ताप स्थिर है, अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस NR इंटीग्रेशन P2 अपॉन P1, और P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपॉन V। तो या NR इंटीग्रेशन V2 अपॉन V1, ये माइनस में है, प्लस में होगा तो P1 ऊपर चला जाएगा, P2 नीचे। और इंटीग्रेशन को अगर लॉग में परिवर्तित करें तो ये प्राप्त होगा क्या, डेल एच टी क्या है, स्थिरता बराबर NR 2.303 log V2 अपॉन V1 या log P1 अपॉन P2। पहली कंडीशन देखें, यदि आयतन में वृद्धि हो रही है V2 तो इसका मतलब एंट्रोपी के मान में भी वृद्धि होगी, ये भी पॉजिटिव प्राप्त होगा। और यदि V1 का मान ज्यादा हो, V2 का मान कम हो तो ये नेगेटिव मान प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में एंट्रोपी के मान में कमी होगी, घटती है। दूसरा प्रक्रम देखें, समतापी प्रक्रम। प्रोसेस देखें आइसोबार में, तो आइसोबार में P1 बराबर P2 होता है। ऐसी स्थिति में समीकरण 15 को देखा तो सेकंड पोर्शन है वो तो इसका स्थिर हो गया, अर्थात डेल एस पी, पी क्या है, एस क्या है एंट्रोपी परिवर्तन, पी स्थिर, Cp इंटीग्रेशन T2 अपॉन T1 लॉग में परिवर्तित किया तो ये माना है। अर्थात यदि T2 ज्यादा है, ताप वृद्धि हो रही है तो एंट्रोपी के मान में भी वृद्धि होगी। T2 ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, अर्थात एंट्रोपी बढ़ेगी। समायतनिक परिक्रम में देखें तो समीकरण 7 में देखें, वहां V2 अपॉन V1 स्थिर हो गया, अर्थात V1 बराबर V2। तो समीकरण ये प्राप्त होगा, डेल एस V बराबर
बराबर सी वी इंटीग्रेशन T2 अपॉन T1।